बीरभूम हिंसा पर कोलकाता से दिल्ली तक बीजेपी ने ममता सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने टीएमसी नेताओं पर धमकाने या गुंडागर्दी का आरोप लगाया। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर टीएमसी को हम तालिबानी मानसिकता कांग्रेस कहेंगे। ये मानसिकता कि आप घर से बाहर निकलकर वोट नहीं कर सकते हैं वरना आप बंगाल में जी नहीं सकेंगे, ये तालिबानी मानसिकता कांग्रेस पार्टी का ही हो सकता है, ये किसी और का विचारधारा नहीं हो सकता है। बंधुगण, आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले ममता बनर्जी बीरभूम में जाकर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की चेष्टा कर रही थी, किंतु आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारत की कानून व्यवस्था को और हमारी जुडिशियरी को। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सुपुर्द किया है बीरभूम के पूरे मामले को, क्योंकि आज जुडिशियरी को भी लगता है कि न्याय बंगाल में तो हो नहीं सकता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं वो कितने सही हैं गलत। टीएमसी नेता खुलेआम दे रहे हैं धमकी। बीजेपी ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের ইচ্ছে। আজ যদি ভোট দিতে না যান আমরা ধরে নেব আপনি আমাদের সমর্থন করছেন। 350 क्रूड बम बीरभूम में मिले हैं, 350 क्रूड बॉम्ब्स। बंगाल आज बम और बारूद के ढेर पर बैठा है और उसे सुलगाने का काम तृणमूल कांग्रेस के विधायक खुद अपनी धमकियों से कर रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है। आपको याद होगा 2014 में भी और 2014 के पश्चात 2021 में भी विधानसभा के चुनाव से पहले अनेकों ऐसे धमकी, कभी बॉबी हाकिम करते थे तो कभी उनके पुराने सांसद रेप करने की धमकी देते थे। और बॉबी हाकिम ने तो पिछले चुनाव से पहले जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्हें भी बदले के विषय में कह रहे थे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी को, रुचिरा को, समन भेजा है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से यह समन भेजा गया है। कोयला घोटाले में कल दिल्ली में हाजिर होने को अभिषेक बनर्जी की पत्नी को कहा है। ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को कहा है कि वो कोयला घोटाले में कल दिल्ली में पेश हों और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी ने याचिका दायर कर दी थी, लेकिन ईडी ने एक बार फिर से ये मांग की है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने कल दिल्ली में हाजिर होने के लिए समन भेजा है। यूक्रेन की सेना अब भी रूस का मुकाबला कर रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की कमर टूट चुकी है, शहर शहर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन में जारी जंग की यह हाहाकारी तस्वीर लवीव की है। लवीव के तेल डेपो पर गिरी है रूसी मिसाइल। मिसाइल गिरते ही तेल डेपो में धमाके के साथ आग लग गई। तस्वीरें देखिए, आग की लपटों के साथ धुएं का उठता काला गुबार। लवीव के तेल डेपो पर मिसाइल से हमला होते ही वहां मौजूद स्टाफ और दूसरे लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। जिस जगह पर लवीव का तेल डेपो है वहां रिहायशी इलाका भी है। हमले में 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी गाइडेड मिसाइल ने लवीव रेडियो रिपेयर प्लांट और यूक्रेन के एक बड़े तेल डंप को तबाह कर दिया। रूस ने करीब 117 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। रूस के हमलों ने यूक्रेन के शहर शहर को बर्बाद कर दिया है। ये तस्वीर खार्किव के साल्त्विका जिले की है। साल्त्विका की इमारतें यहाँ की बर्बादी की दास्तां सुना रही हैं। जले हुए मकान, टूटी हुई खिड़कियां, कबाड़ हो चुकी कारें। खार्किव का ये शहर पहली नजर में भूतिया ठिकाना नजर आता है। दूर दूर तक लोग नजर नहीं आते क्योंकि ज्यादातर लोग शहर छोड़ चुके हैं। बूढ़े और असहाय जो लोग कहीं नहीं जा सकते थे, उन्होंने रूसी हमले से बचने के लिए बेसमेंट में ठिकाना बना लिया है। Психически мы уже все больные. Но мы стараемся поддерживать дух. Поддерживать, тяжело, но мы держимся.
ये तस्वीर मारियोपोल की है, यूक्रेन का वो शहर जिसने रूसी हमले में सबसे ज्यादा तबाही झेली है। तस्वीरें देखिए, किस तरह बहुमंजिला बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो चुकी है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में मारियोपोल की बर्बादी साफ नजर आ रही है। 5.5 लाख लोग कभी इस शहर में रहा करते थे, लेकिन आज यहाँ टूटी फूटी इमारतें नजर आती हैं। मारियोपोल पर रूस बड़े हमले कर रहा है। अस्पताल, स्कूल, थिएटर, हर वो जगह जहाँ पर शेल्टर बनाए गए थे, वहाँ बड़े हमले किए गए। अभी भी हजारों लोग मारियोपोल में फंसे हुए हैं। अब यूक्रेन के मशहूर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की तस्वीर देख लीजिए। जंग के पहले ही दिन 24 फरवरी को रूसी फौज ने चेर्नोबिल पर कब्जा कर लिया था। रेड फॉरेस्ट कहलाने वाला पूरा इलाका वीरान और बर्बाद नजर आ रहा है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी कब्जे से जुड़ी एक बेहद सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। बताया जाता है कि परमाणु प्लांट पर कब्जे के बाद रूसी फौज बगैर किसी रेडिएशन सुरक्षा के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ घुस गए थे, जिससे रेडियो एक्टिव धूल कणों का गुबार छा गया। प्लांट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूसी फौज के लिए ये लापरवाही आत्मघाती हो सकती थी। यूक्रेन के शहर शहर तबाही की दास्तां कह रहे हैं। राजधानी कीव हो या यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव, बर्बादी का मंजर यहाँ भी है। बेशक कीव अभी रूसी कब्जे से बचा हुआ है, लेकिन रूसी मिसाइल हर रोज विनाश का एक नया अध्याय यहाँ भी जोड़ रहा है। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव आज तक। और आइए अब हम आपको युद्ध के मैदान की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं। सोशल मीडिया में ये वीडियो जबरदस्त वायरल है। ये वीडियो यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे चेचन विद्रोहियों का है। सैनिक पोशाक में अत्याधुनिक हथियारों के साथ एक मकान की आड़ लेकर खड़े 5 लोग। कभी एक आवाज आती है और एक्शन में आ जाते हैं पांचों। ताबड़तोड़ गोलियों से गूंजने लगता है पूरा इलाका। बिल्डिंग की तरफ निशाना बनाकर बहुत देर तक फायरिंग होती है। सोशल मीडिया में वायरल ये तस्वीर यूक्रेन की है, लेकिन ये ना तो रूस के सैनिक हैं और ना ही यूक्रेन के। ये लड़ाके हैं चेचन्या के। ये खबर आम है कि चेचन्या के लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ जंग में मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन इस वीडियो की चर्चा खास वजह से है। कहा जा रहा है कि ये जंग का वास्तविक वीडियो नहीं है, बल्कि इसे शूट किया गया है। वीडियो पर गौर कीजिए। जिस इमारत पर फायरिंग हो रही है, वहां से किसी भी तरह की जवाबी फायरिंग नहीं हो रही। यही नहीं, रूसी हमले में बिल्डिंग पहले से बर्बाद हो चुकी है। वीडियो गौर से देखने से पता लगता है कि जब कैमरामैन फायरिंग करने के लिए निर्देश देता है, तब फायरिंग शुरू होती है। माना जा रहा है कि ये चेचन लड़ाकों का प्रोपागेंडा वीडियो है। पिछले हफ्ते चेचन लड़ाकों का एक वीडियो कीव के पास लड़ते हुए वायरल हुआ था। वीडियो में चेचन लड़ाकों का गोला दिख रहा है। हालांकि इस वीडियो में भी कहीं ये नजर नहीं आ रहा कि दूसरी तरफ से फायरिंग हो रही है। माना जा रहा है कि ये चेचन लड़ाकों का प्रोपागेंडा वीडियो है। हालांकि खुद ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि उनकी हत्या के लिए रूस ने चेचन लड़ाकों को कीव के लिए रवाना कर दिया है। ऐसे में चेचन लड़ाकों को एक्शन में दिखाने वाला वीडियो ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। हालांकि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि रूस के हमले से पश्चिमी यूक्रेन भी दहल उठा है। आज तक ब्यूरो। सरकार पर संकट के बीच इमरान का अंतिम दाव। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार को हटाकर परवेज इलाही को कुर्सी देने का निर्णय। इमरान ने बनाया इलाही गुट को विपक्ष के पाले में जाने से रोकने का प्लान। इलाही के पास सिर्फ 8 सांसद। बुज़दार के इस्तीफे के बाद पीएमएल-क्यू के नेताओं ने इमरान से की मुलाकात। संसद में समर्थन का आह्वान। नवाज शरीफ की बेटी मरियम का सीधा हमला, कहा इमरान ने अपने फायदे के लिए पंजाब के सीएम उस्मान की बलि दी। इस्लामाबाद में इमरान पर बरसी मरियम, कहा सरकार बचाने के लिए धार्मिक कार्ड का इस्तेमाल। पाकिस्तान की संसद में इमरान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। 31 मार्च को बहस। संसद में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में विपक्ष। 3 या 4 अप्रैल को होगी वोटिंग।
342 सांसदों वाली नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए 172 का जादुई आंकड़ा। विपक्ष के पास 210 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। बागी हो गए इमरान खान के 24 सांसद, सहयोगी दलों के 23 सांसदों ने भी छोड़ दिया साथ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के शहबाज शरीफ को बनाया गया प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल 3 बड़े राजनीतिक दल नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान। सेना के करीबी हैं मौलाना। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज। पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री पद का है उन्हें अनुभव। इमरान सरकार में मंत्री असद उमर की सलाह, नए सिरे से कराए जाएं चुनाव। असद उमर का बयान, काले धन वाले भ्रष्ट नेताओं के विरुद्ध जंग छेड़ रहे थे इमरान। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस्लामाबाद में इमरान ने शक्ति प्रदर्शन किया। 10 लाख लोगों के इकट्ठा होने का रैली में दावा किया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच इमरान का कॉन्फिडेंस, 5 साल का कार्यकाल पूरा करूंगा। इमरान ने विपक्ष पर लगाया मंत्रियों की खरीद फरोख्त का आरोप। कैबिनेट मंत्री शहजैन बुख्ती ने भी छोड़ दिया इमरान का साथ। इमरान का विरोध कर रहे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल हुए बुख्ती। सेना ने भी इमरान का साथ छोड़ा, बाजवा ने कुर्सी छोड़ने की सलाह दी। बाकियों के विरुद्ध इमरान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पाकिस्तान का इतिहास, अब तक कोई भी चुनी हुई सरकार पूरा नहीं कर पाई 5 साल का कार्यकाल। रूस यूक्रेन युद्ध के 34वें दिन यूक्रेन बर्बादी की कगार पर खड़ा है और फिर भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति को एक नोट भेजकर युद्ध विराम के लिए शर्त रख रहे हैं। इसी नोट पर पुतिन भड़क गए और कह दिया कि यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। पुतिन की धमकी के बाद रूस ने मारियुपोल पर कब्जा कर लिया। वहां की तस्वीरें बेहद डराने वाली, खौफनाक हैं। सैनिकों की फायरिंग, शहर में लड़ाई, रूस की चढ़ाई, धुआंधार गोलीबारी, लवीव में तेल के डंप में आग, काला धुआं। दहशत में भागते लोग। यूक्रेन में मची ये तबाही जैसे कम है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, कह दो जेलेंस्की से मैं यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। पुतिन की ये धमकी जेलेंस्की के एक नोट के जवाब में आई है। आखिर जेलेंस्की ने उस नोट में ऐसा क्या लिख दिया कि पुतिन इस कदर भड़क गए। वो यूक्रेन जो युद्ध के 34वें दिन तबाह बर्बाद होकर त्राही त्राही कर रहा है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े खून के आंसू रो रहे हैं। उस यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अब भी युद्ध विराम के लिए रूस के सामने शर्त रख रहे हैं। ये सुनकर कोई भी चौंक जाएगा, मगर पुतिन तो पूरी तरह से भड़क गए। द टाइम्स के मुताबिक ये तब हुआ जब एक रूसी रईस रोमन अब्रामोविच ने पुतिन के सामने एक नोट पेश किया। ये नोट जेलेंस्की की तरफ से आया था। जेलेंस्की ने उस नोट को अपने हाथ से लिखा था, जिसमें वो शर्तें लिखी थीं, जिनके अनुसार यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर विचार कर सकता है। नोट देखते ही पुतिन के तेवर बदल गए और उन्होंने अब्रामोविच से कहा, कह दो उसे मैं यूक्रेन को तबाह कर दूंगा। जेलेंस्की की शर्तों पर पुतिन के ये तेवर यूक्रेन के बेबस, लाचार लोगों के लिए विनाशकारी हैं। मारियुपोल के मेयर के मुताबिक शहर में रूस की घेराबंदी की वजह से लगभग 5000 लोग मारे जा चुके हैं। एक 1,60,000 लोग मारियुपोल में अब भी फंसे हैं। लवीव पर हमला, खार्किव में तबाही और शहर शहर लड़ाई बंद नहीं हुई तो यूक्रेन न जाने कितने बेगुनाहों के खून से सन जाएगा।
немає слів. Лише вдумайтесь, до чого це все дійшло. Чекати на хімічну зброю. Ми, живі люди, повинні чекати. А хіба все, що російські військові роблять до цього і зробили вже, не заслуговує на нафтовий ембарго? इसी तबाही को रोकने के लिए टर्की में रूस यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। 2 हफ्ते बाद आमने सामने दोनों देशों के प्रतिनिधि बात करेंगे। मगर जब पुतिन कह रहे हैं कि वो यूक्रेन को तबाह कर देंगे, तब इस बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि युद्ध चलेगा भी। ये आज की जो बात है टर्की में, ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा इससे। ये युद्ध चलेगा, हो सकता है अगले कुछ हफ्तों तक चले, हो सकता है महीनों तक चले, हो सकता है उससे भी लंबा हो जाए। उसका कारण ये है, मुझे लगता है कि रूस अभी दोनबास पे उसका लगभग कब्जा पूरा हो चुका है और वो लगातार आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि जब तक वो निप्रो नदी के पूरा का पूरा इलाका अपने कब्जे में नहीं ले लेता, वो मिलिट्री ऑफेंसिव जारी रखेगा और उसके बाद ये किसी न किसी तरह से एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। पुतिन की धमकी का असर दिखते देर नहीं लगी। रूस यूक्रेन जंग के 34वें दिन रूस ने मारियोपोल पर कब्जा जमा लिया। करीब 4 लाख की आबादी वाला हंसता खेलता शहर 90% तक खंडहर में बदल चुका है। वहीं यहाँ के मेयर के मुताबिक 5000 लोग मारे जा चुके हैं और अब 1.5 लाख से ज्यादा लोग बचे हैं जो बेहद बदतर हालातों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अभी मारियोपोल के रास्ते पे में है, 2 घंटे से ज्यादा लगेगा डोनेट्स्क सिटी से मारियोपोल पहुंचने में। ये अलेक्जेंडर है, हमारे न केवल ड्राइवर है, फिक्सर भी है, जो हमें रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे, बताएंगे कि क्या हालात है वहाँ पर। और सत्या वहाँ बैठे हैं, हमारे साथ एक और फेलो जर्नलिस्ट है, सर्बियन जर्नलिस्ट है मियोद्राग, वो भी वहाँ से रिपोर्ट करेंगे। अलेक्जेंडर, इफ आई कुड कम टू यू, what's the situation on the ground? You keep going there every day. What's the situation on the ground? The situation there is horrible. People live for 1 month with no electricity, no water, no food, no fuel. हालात बहुत खराब है। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि वहाँ पे पानी नहीं है, खाने की बड़ी कमी है और अभी भी काफी लोग फंसे हुए हैं। मारियोपोल का इस वक्त वो हाल है जो कभी सीरिया के अलेप्पो शहर का हुआ था। लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, मगर रूसी फौज के डर से उन्हें दफनाने वाले शमशान तक भी नहीं जा पा रहे। उन्हें शहर में ही यहाँ वहाँ दफनाया जा रहा है और पूरा शहर कब्रगाह में बदलता दिख रहा है। कीव में राजेश पवार और मारियोपोल में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया की कोई भी शक्ति यूक्रेन में रूस को मनमानी करने से रोक नहीं पा रही है। अब तो खुद अमेरिका को रूस के परमाणु हमले का डर सता रहा है। तो अमेरिका रूस में शुरू हुए नए शीत युद्ध से दुनिया पर परमाणु महाविनाश का खतरा भी मंडराने लगा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर फिर से आक्रामक बयान देकर टेंशन बढ़ा दी है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि अमेरिका में रूस के परमाणु हमले की आशंका पर सर्वे कराया गया और उधर रूस के प्रवक्ता ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे दी। अमेरिका में रूस के एटमी अटैक का खौफ। जहां तक अमेरिकी सर्वे की बात है तो ऐप नॉर्थ के मुताबिक 3/4 अमेरिकियों को ये डर है कि रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है और उन्हें लगता है कि रूस अमेरिका पर परमाणु हमला कर सकता है। इधर सर्वे के नतीजे सामने आए और उधर रूस के प्रवक्ता ने भी कह दिया कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो रूस एटमी वॉर से चूकेगा नहीं। Of course, is not a reason for usage of a nuclear weapon. We have a security concept that very clearly states that only when there is a threat for existence of the state in our country, we can use and we will actually use nuclear weapons.
to eliminate the threat for the existence of our country. दरअसल जून 2020 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। इसके मुताबिक रूस अपने खिलाफ परमाणु या महातबाही के हथियारों का इस्तेमाल किए जाने पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का अधिकार सुरक्षित रखता है। दूसरी तरफ अमेरिका की न्यूक्लियर पॉलिसी भी ऐसी है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा उसकी तरफ से भी बना हुआ है। इसी नीति के मुताबिक अमेरिका गैर परमाणु देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर किसी परमाणु हथियार वाले देश से युद्ध होने पर अपने और अपने साथी देशों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। यानी रूस और अमेरिका दोनों की परमाणु नीति ऐसी है कि कब कौन परमाणु हथियार चला दे, ये आशंका दोनों को बनी रहती है। और इस वक्त की जहां तक बात है तो इसका खतरा इस वजह से और बढ़ गया है कि पुतिन जहां यूक्रेन को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं, वहीं अमेरिका हथियारों से यूक्रेन की भरपूर मदद कर रहा है। अमेरिका के नेतृत्व में नेटो देश और ब्रिटेन यूक्रेन को रोजाना 17 विमानों में भरकर हथियार भेज रहे हैं। उनका इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यूक्रेनी सैन्य कमांडरों को सैटेलाइट इंटेलिजेंस मुहैया करा रहे हैं। खबर है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली यूक्रेन सीमा पर एक गुप्त एयरफील्ड पर पहुंचे थे। ये वही एयरफील्ड है जो यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों का मुख्य ठिकाना बन गया है। रूस को इसकी खबर है कि उसने सैन्य मदद लेकर आने वाले विमानों को निशाना बनाने की धमकी दे दी है। ये धमकी यूक्रेन से कहीं ज्यादा अमेरिका को है। ऐसी धमकियों का जवाब जो बाइडन भड़काऊ बयानों से दे रहे हैं, जो परमाणु महातबाही की खतरे को बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो। मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूस ने कीव की घेराबंदी और सख्त कर दी। इस समय कीव में कैसी स्थिति है, यूक्रेन की राजधानी से हमारे संवाददाता गौरव सावंत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक तरफ अगर आप आसपास इस पूरे इलाके में देखें तो एक बार जीवन सामान्य बनाने का प्रयास चल रहा है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, दुकानें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक अरसे बाद सफाई हो रही है यहां पर सड़कों की, तो ये जिंदगी को अपनी धुरी पर लाने का प्रयास। लेकिन दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो लगातार यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि पुलिस भी तैनात, सेना भी तैनात और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास भी हो रहा है। लेकिन जमीनी स्थिति क्या है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंशा है कि सत्ता परिवर्तन हो, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हटे और वो यहां पर अपनी मर्जी का एक शासक लाए। इस प्रयास में उनके निरंतर अटैक्स चल रहे हैं। हालांकि पिछले 12 घंटे में शांति रही है। पिछले 12 घंटे में ना कोई मिसाइल गिरी है कीव पर, ना आसपास यह हुआ कोई रॉकेट आया है। पलटवार यूक्रेन की तरफ से इरपिन बूचा के इलाके में हुआ है। हम उसके बारे में भी आपको विस्तार से ग्राउंड जीरो से बताएंगे, जहां की यहां की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने वापस अटैक किया है रूस की सेना पर और उन्हें पीछे खदेड़ा है। महिलाएं और बच्चे जो निकल गए थे वो अब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश उनकी यही है कि कीव में शांति बहाली हो और कीव में किसी तरह वो एक बार फिर अपने जीवन को शुरू कर सके। कोशिश है, सफल होगी या नहीं नहीं पता इन लोगों को भी, लेकिन बाजार बंद, दुकानें बंद, रोजमर्रा का सामान तो मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए, जैसे ग्लोबस एक यहाँ का बड़ा मार्केट चेन है, ये पूरी तरह से बंद है। होटल ज्यादातर बंद है, मीडिया बड़ी संख्या में है, लेकिन युवा वर्ग कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर इस देश को अपनी धुरी पर लाया जाए। ये एक बहुत बड़ा संकेत रूस की तरफ से अमेरिका को और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों को है कि वो इस युद्ध में हस्तक्षेप न करें। जब राष्ट्रपति पुतिन इस तरह की बातें करते हैं कि वो इस देश को ध्वस्त कर देंगे, इसको कुछ लोग एक प्रोपेगेंडा के रूप में भी देखते हैं। लेकिन मारियोपोल में तबाही जबरदस्त रही है। ये एक धमकी है कि पश्चिमी देश जिस तरह की मदद कर रहे हैं उससे ज्यादा मदद ना करे यूक्रेन की, यानी उनको लड़ाकू विमान ना दे, उनको टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ना दे और उनको ऑफेंसिव वेपन्स या S-300 मिसाइल डिफेंस शील्ड ना दे। यूक्रेन समेत दुनिया के तमाम देश ये चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए और इसीलिए टर्की में आज से दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है, मगर सुलह कराने वालों को जहर दिए जाने का डर सता रहा है। क्या है ये डर, क्यों है ये डर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2 हफ्तों बाद टर्की से शहर इस्तांबुल में वार्ता शुरू होती
इससे पहले एक खुलासे से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि 3 मार्च को कीव में एक बैठक में शिरकत करने वाली रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच और यूक्रेन के 2 शांति वार्ताकार संदिग्ध जहर की चपेट में आ गए थे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले में जुड़े लोगों के हवाले से ये खुलासा किया है। अब्रामोविच ने यूक्रेन के अनुरोध पर शांति वार्ता में शिरकत करने पर हामी भरी थी, लेकिन बैठक के बाद उनकी आंखें लाल होने लगी, आंखों से पानी आने लगा, हाथ और चेहरे की त्वचा उतरने लगी। हालांकि अब वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। जहर देने की घटना के पीछे मॉस्को के कट्टरपंथियों का हाथ बताया जा रहा है, जो बातचीत को बिगाड़ना चाहते हैं। बहरहाल इस खुलासे के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने वार्ताकारों को निर्देश दिए हैं कि वार्ता वाली जगह पर ना कुछ खाएं, ना कुछ पिएं और ना ही किसी सतह को स्पर्श करें। जो भी रशियन फेडरेशन के साथ बातचीत के लिए जा रहे हैं, मैं उन्हें सलाह दे रहा हूं कि वो वहां कोई भी चीज न खाएं और न पिएं, यहाँ तक कि संभव हो तो किसी सतह को भी न छुएं।